नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में नौवां मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं और उसमें 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं वो 12 आते हैं, 1 से 12 तक। फिर सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, उसमें 1 से 6 तक ब्लैंक वाले आते हैं ना, रिक्त स्थान वाले। और अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में भी 12 आते हैं, लेकिन ये आपको ना लिखने होते हैं उसमें, ये इनको तरफ में हल करके आपको फिल करना होता है और इनको बुक आंसर शीट में हल करना पड़ेगा, है ना। तो मॉडल नंबर हमारा चल रहा है 9वां, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट देखिए, तो ये पहली प्रश्नावली से है और इसमें ये दिया हुआ है 2 संख्याएं दे रखी है, 135 और 225। 2 संख्याएं हैं, एक संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b। तो 2 संख्याएं हैं 135 और 225, 135 और 225, ठीक है। इन दोनों का आपको HCF दिया हुआ है, मैं से लिखा हुआ है, इसका मतलब वो HCF है, कितना है 45। और आपसे LCM पूछा गया है, इसको लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इन चारों को मिलाने पर एक फॉर्मूला बनता है, वो होता है HCF को LCM से गुणा करने पर ये 2 संख्याओं के गुणा के बराबर आता है। HCF हमारे पास यहाँ 45 है, गुणा LCM हमें निकालना है। A 135 है और B का मान 225 है। ध्यान से देखो, ये 45 से 3 बार कटता है। अगर आपसे ऐसे नहीं कटता है तो छोटी संख्या से काट लिया करो, है ना। LCM और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 1 6 7 6, ठीक है, 675 आ जाएगा LCM। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का सेकंड है ये। इसमें लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान से समझना, शून्यक ज्ञात करते हैं तो उससे पहले ये देखना होता है कि द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का फॉर्मेट है कौन सा। 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है, ax² + bx + c, ये फर्स्ट है। सेकंड फॉर्मेट ये है ax² + bx, और थर्ड फॉर्मेट ये होता है ax² + c। तो अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, उसमें ये लिखा हुआ है 4x² + 8x, बस इतना ही है। और आपको ये पता है ये बहुपद है तो इसे हम px लिखते हैं। तो इन तीनों में अगर इसे मैच करते हैं तो ये सेकंड के साथ मैच होता है। अब क्यों सेकंड के साथ मैच हुआ है? क्योंकि इसमें x² का पद है और x का पद है। तो देखो, इसमें x² का पद है और x का पद भी है। इसमें देखिए अचर पद नहीं है, तो इसमें भी अचर पद नहीं है। कोई भी द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको px का मान कितना रखना पड़ता है? 0, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, इन तीनों को करने के लिए अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम बराबर 0 लिखेंगे, px की जगह 0 लिखा मैंने। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 4x कॉमन आएगा, 4 और x बाहर आ गया तो अंदर बचेगा x, और यहाँ बचेगा 4 का भाग 8 में 2 बार बराबर 0। 2 संख्याओं को गुणा करने पर 0 आता है, तो इन दोनों को अलग अलग 0 करना पड़ता है, x + 2, x बराबर 0 और x बराबर -2। ये 2 शून्यक आ गए हमारे पास, ठीक है। बस यही पूछा था। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आप लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आना चाहिए। ये होता है x² - α + β इंटू x और + α इंटू बीटा। तो ध्यान से देखो, इसमें ये बोला गया है कि शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। शून्यकों का योग, ये देखो, ये शून्यक है अल्फा और बीटा, इनका जो टोटल है वो 1 है हमारे पास। तो इसकी जगह मैंने 1 लिखा। अब 1 को x से गुणा करने पर x ही तो आएगा, ये 1 है इसका मान। अब 1 को x से गुणा करने पर x आएगा, और यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, और यहाँ कितना लिखना है, गुणनफल भी कितना है 1। तो ये आपके पास बहुपद आ गया। ये क्वेश्चन था थर्ड। फोर्थ देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है अल्फा तथा बीटा के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये
रेखिक समीकरण युग्मों की प्रकृति बता दी, ठीक है। तो यहां से हम एक कंडीशन लिखेंगे, फिर समीकरण बनेगी, उसे हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, थर्ड का ही। दो समीकरण दी हुई है, 2x + 3y और -7। दूसरी जो समीकरण है बराबर 0 है इसमें। दूसरी समीकरण में ये लिखा हुआ है 2αx + α + β और इंटू y और बराबर 28 है, तो 28 को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0, ठीक है। 28 इस तरफ आ गया तो बराबर तो 0 ही बचेगा। इसमें ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, कि हल कितना है, अनंत हल है ना। रेखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है। और जब अनंत हल होते हैं तो हमें पता है a1/a2 b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, और इस कंडीशन में दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसे हम बोलते हैं संगत है, और एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करने की वजह से इसका हल कितना है, 1 है। सेकंड मैंने लिख ही रखा है यहाँ पे। थर्ड जो है उसमें होता है कि वो लाइनें समांतर होती है, तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2, लेकिन c1/c2 ये इनके इक्वल नहीं है, तो इसमें लाइनें एक दूसरे की क्या होती है, समांतर। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब a1 का मान यहाँ कितना है, 2, और a2 का मान कितना है, फिर मैं बता रहा हूँ a2 होता क्या है, ये a1 a2 होते हैं x के गुणांक, तो x के गुणा में यहाँ कितना है, 2 अल्फा है, 2 अल्फा बराबर b1 का मान कितना है यहाँ पर, 3, और b2 का मान हमारे पास यहाँ पर है अल्फा + बीटा, ठीक है। नेक्स्ट बराबर देखिए c1/c2, c1 का मान कितना है, -7, और c2 का कितना है, -28। पहली बात तो माइनस से माइनस कटेगा, 7 एक बार कटेगा, और ये 7 से 4 बार कटेगा, 2 से 2 कटेगा 1 बार, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, इन दोनों से ध्यान से देख लेना, इससे और इससे तो पहले वैल्यू निकलेगी अल्फा की, फिर इन दोनों से जो समीकरण बनेगी उससे अल्फा और बीटा दोनों आएंगे, और उसमें मैं अल्फा का मान रखूंगा तो बीटा का आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं अब आगे। ये 3 पद है यहाँ पर, तीनों बराबर है, तो इन दोनों में से हम किसी भी दो को ना बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ 1/अल्फा है मेरे पास, 1/अल्फा है, और इसमें कितना 1/4 है, 1/4। अब अल्फा को मैं 1 से गुणा करूंगा तो अल्फा आएगा, और 4 को 1 से गुणा करने पर 4 आएगा, तो अल्फा का मान आ गया। इसी प्रकार मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, तो यहां से ध्यान से देखो, अल्फा + बीटा को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा, अल्फा + बीटा ही आएगा, और 3 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 12। मेरे पास अल्फा का मान है तो 4 यहाँ लिखूंगा मैं, प्लस बीटा, और बराबर कितना है, 12। तो बीटा बराबर आएगा 12 - 4, तो बीटा बराबर आ रहा है 8। सिंपल है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, थर्ड का। इसमें ये लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समीकरण, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, x + 3/x और बराबर x²। आपसे ये बोला गया है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप लोगों को पता है x का एलसीएम लेंगे तो x यहाँ गुणा होता है, तो x × x कितना हो गया, x²। फिर 3 से x नहीं गुणा होता है, फिर x को यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x³ हो गया ना ये, क्योंकि 2 पावर तो पहले से ही है। x² × x कितना होता है, x³। अब इन दोनों को यहाँ लेकर जाते हैं हम, तो ये हो जाएगा x³ - x² और +3, और बराबर कितना बचेगा, 0। बताइए अधिकतम यहाँ घात कितनी है हमारे पास, 3 है, तो ये त्रिघात हो गया ना, त्रिघात बहुपद हो गया ये। इसने बोला द्विघात है क्या, तो द्विघात तो नहीं है, द्विघात तो नहीं है। कई बच्चे वही बात वापस बेसिक नहीं आता उनको, x³ में से x² को घटा देते हैं, बड़े खतरनाक बच्चे होते हैं। ये लिखते क्या है कि x आएगा, अरे बिल्कुल गलत है ये। यहाँ कॉमन आता है, x² कॉमन आएगा, और x² कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, केवल x।
क्योंकि 2 पावर तो बाहर चली गई और यहाँ कितना आएगा -1। तो आप लोग x लिखते हो, होता इतना है, ठीक है। तो ये x क्यूब में से x स्क्वायर नहीं घटता है। तो आपसे तो ये पूछा गया था कि ये द्विघात है या नहीं, तो हल करके आपको दिखाना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण ये नहीं है। थर्ड के अंदर आपका क्वेश्चन आ गया है 6th, छठा सवाल देखिए। इसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से, यही होता है सबसे सिंपल, 100x² माइनस 20x और +1 बराबर 0। तो ध्यान से देखना तरीका क्या होता है, ये जो अचर पद है इसको हम स्क्वायर वाले पद से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 100x², ठीक है। बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, हालांकि एग्जाम हमारा अब नज़दीक है तो हमें तो वैसे ही पता होना चाहिए, अब सीखने का टाइम थोड़ी है ये। -20x आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ऊपर वाली संख्या हमेशा गुणा से आती है। अब ये बोल रही है कि मुझे प्लस चाहिए, मुझे बताओ माइनस और माइनस की 2 संख्याएं लेंगे तो उनको जोड़ने पर तो माइनस आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करने पर ऊपर प्लस आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि कौन सी 2 संख्याओं को जोड़ने पर 20 आता है और गुणा करने पर 100 आता है। तो 10x और 10x, इनको जोड़ने पर 20 आएगा और इनको गुणा करने पर 100 आएगा। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा अब 100x², 20 को हटा देंगे, इसकी जगह क्या आएगा 10x माइनस का और माइनस का 10x और +1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आता है 10x, यहाँ 10 का भाग करेंगे तो 10 बचेगा, एक x बाहर चला गया तो x एक और बचेगा अंदर, ये पूरा ही बाहर चला गया, यहाँ 1 बचेगा। इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि एक प्लस के पास क्या होता है 2 माइनस होते हैं, तो माइनस कॉमन आ गया। यहाँ अंदर 10x बचेगा, यहाँ एक प्लस के पास कितने माइनस है 2, तो एक बाहर आ गया तो एक अंदर, और 1 का भाग 1 में 1 बाहर जाता है। 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर ये ब्रैकेट आपने बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचेगा 10x, और ये ब्रैकेट भी बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर 0। अब वही तरीका इन दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, और दूसरी जो संख्या है वो भी सेम ही है 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो ये 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, और 10 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में। कल मैं बता रहा था ना बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं, पहले 1 को वहाँ भेजेंगे फिर 10 को वहाँ भेजेंगे, 10 माइनस का कैसे हो गया, अरे गुणा में होता है वो कहाँ जाएगा भाग में, है ना। अगर नेक्स्ट टाइम आप लोगों की ऐसी गलती आएगी तो आपका मैं फेस इस वीडियो में सब लोगों को दिखाऊंगा कि ये वो लोग जो ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। 1/10 फिर आप लोग ट्रेंडिंग में आने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। ध्यान से समझना, एक बिंदु है जो वृत्त से बाहर है, एक बिंदु वृत्त से बाहर है, तो मान लीजिए यहाँ है। अब आगे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है तो इस बिंदु से होकर जाने वाले, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, इस है ना थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। पहले तो ये बोल रहा है कि बाहर है, फिर इसने बोला है कि इस बिंदु से वृत्त जाता है, तो चलिए सोचते हैं थोड़ा। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो बस इतना ठीक है। फिर बोला है तो इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो इस बिंदु से एक वृत्त और गुजरता है, ये बोल रहा है इस बिंदु से एक वृत्त और गुजरता है, ठीक है। एक वृत्त इस बिंदु से और गुजरता है, इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है और उस बिंदु से एक वृत्त गुजरता है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि इसी प्रकार है ये, जैसे इसमें छपा हुआ है। तो इन दोनों की अगर स्पर्श रेखाओं की बात करूं मैं, अगर क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार रखना है तो इसका तरीका है कि इनकी एक स्पर्श रेखा तो होती है ये, जिसे हम बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा,
और दूसरी स्पर्श रेखा का तरीका है ये कि ये स्पर्श रेखा यहाँ भी स्पर्श करे और दूसरी तरफ यहाँ स्पर्श करे, तो इसे बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा। ध्यान से सुन लेना, अगर क्वेश्चन को आपको सेम रखना है तो तरीका ये है कि एक तो तरीका अनुस्पर्श रेखा बना सकते हैं जो दोनों को ऊपर से स्पर्श करे या दोनों को नीचे से स्पर्श करे। अगर एक को इस तरफ और नीचे इस तरफ स्पर्श करती है तो ये तरीका होता है तिर्यक स्पर्श रेखा। क्वेश्चन सही है? नहीं, आपके आंसर ये दिया हुआ है क्या कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, ऐसे स्पर्श रेखाएं समांतर बनेगी। एक बार आंसर शीट देना, केवल थ्योरी लिखा हुआ है, डायग्राम नहीं है। अगर ये समान, इसके आंसर में आंसर शीट में समान लिखा हुआ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं समान क्या लिखा है। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि एक वृत्त ये है, अब इस समान के लिए डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो मुझे बताओ बाहर से एक बिंदु से हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, अगर बाहर बिंदु से हम स्पर्श रेखा बनाते हैं तो ये प्रमेय आपकी जो सिलेबस है हट चुकी है कि एक वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं किया हुआ है। इसको ये बोलना चाहिए था क्वेश्चन को कि एक वृत्त है, उस वृत्त के बाहर एक बिंदु है और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस पर बनती है, तो उनके बारे में आप बताइए कि वो किस प्रकार की बनेगी। एकदम एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो ध्यान से सुन लो, मैं सभी के बारे में बता देता हूं। ये तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन को आपको सेम रखना है तो सेम रखोगे तो ये आंसर है इसका। इसने बोला है कि एक वृत्त है और उसके बाहर एक बिंदु है और उसमें से एक वृत्त और निकलता है, तो यहाँ दो वृत्त हो गए ना। अगर आपके आंसर शीट में जो आंसर दिया है उसको अगर मैं बेस लेता हूँ तो आपका डायग्राम ये होगा। और क्यों होगा ये? क्योंकि एक वृत्त पर बाहर से अगर हम स्पर्श रेखाएं बनाते हैं तो उनकी लंबाइयां समान होती है, तो यहाँ दूसरे वृत्त की तो बात ही नहीं है, पर क्वेश्चन बोल रहा है दो वृत्त है ना, तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ये समझ आ गया ना? अगर आपको ये आंसर रखना है तो ये डायग्राम बनेगा जो मैंने ऊपर ही ऊपर बना रखा है। ठीक है, तो ये मैं फिर बता रहा हूं, बुक में थोड़ी सी दिक्कत है इस सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें ये लिखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, तीन आपको बिंदु दिए हुए हैं, 5,-2 ए बिंदु मान लेते हैं इसे। फिर चलो त्रिभुज बनाएंगे, एक बिंदु बी और तीसरा सी। इसे मैंने मान लिया 6,4 और इसे मान लिया मैंने 7,-2। तो ध्यान से देखना, ये बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? तो समद्विबाहु में आपको इस त्रिभुज की भुजाएं निकालनी होंगी। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ, हमारे ए और बी बिंदुओं में अगर हम देखते हैं तो बी, दूसरे को मैंने मान लिया बी बिंदु, तो 6 में से ये 5 घटेगा, 6 - 5 इसका स्क्वायर, और y में यहाँ 4 है, यहाँ -2 है, तो ये मैंने 4 लिखा। माइनस फॉर्मूले में है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इसका स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ऑल ओवर कितना हो गया? 37, और यहाँ मैंने लिखा इकाई क्योंकि ये दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक और दूरी निकालते हैं, और यहाँ मैं BC दूरी निकालता हूँ। BC में यहाँ देखो x कितना है? 7 है, और यहाँ x कितना है? 6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ y कितना है? -2 है, और यहाँ y कितना है? 4 है, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ध्यान से देखो, 7 में से 6 को घटाने पर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, और वो -2 और -4 कितना हो गया? -6, उसका स्क्वायर कितना होगा? 36। तो ये कितना आएगा? √37। ये भी इकाई लिखेंगे क्योंकि ये दूरी है। अब मुझे बताओ, ये 37 और ये 37 बराबर ही तो है अंडर रूट में। अगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने ये भुजा क्यों नहीं निकाले? आप ये भी निकाल सकते हो। अब ये बराबर आए या ना आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर एक समबाहु त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता ही है। ध्यान से देखना, मुझे बताओ, अगर एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका नाम होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। तो मुझे बताओ, इसे मैं ये नहीं बोल सकता क्या समद्विबाहु त्रिभुज? इसकी दो भुजाएं बराबर नहीं है क्या? है ना? तो दो ही निकालनी है, तीसरी निकालनी नहीं हमें।
और एक चीज़ और ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए मैं AC निकालता पहले और वो √37 नहीं आती, तो फिर आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। अब तो यहाँ हमें दो भुजाओं से पता ही चल गया कि ये समद्विबाहु है, तो फिर तीसरी नहीं निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बात मैं फिर बता देता हूँ वो लास्ट क्वेश्चन के लिए, कि ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में एकदम एग्जैक्टली आता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। इसमें ये लिखा हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और -10 स्क्वायर 45, और इसके भाग में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 और प्लस कोस स्क्वायर 30। एक बात मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसमें अगर सभी पर स्क्वायर है तो सिंपल होता है ये, चाहे कितना ही बड़ा जो। जब सब पर देखो स्क्वायर है तो ये सिंपल होता है, क्योंकि स्क्वायर से जितने भी अंडर रूट होंगे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब ये स्क्वायर नहीं आता है ना, तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 5 कोस 60 का मान होता है 1/2, लेकिन ऊपर पावर कितनी है 2, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसे। ये तो आपको पता ही है, कोस 60 का मान और साइन 30 का मान सेम होता है, तो साइन 30 का 1/2 है तो कोस 60 का भी 1/2 होगा। सेक 30 का मान हमें मान लीजिए याद नहीं है, पर आपको कोस 30 का तो याद होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है √3/2, तो फिर इसका उल्टा कितना होगा 2/√3 माइनस tan 45 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी कर दो। साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30, ये ठीक है, तो इसका तो एक ही होगा। वैसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल सेम है। एंगल देखो यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, और साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है। वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक ही होता है, तो एक लिखूंगा मैं डायरेक्ट। यहाँ 5 है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, प्लस 4, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, और √3 की पावर 2 कितना होता है 3 होता है, -1। तो ध्यान से देखो, यहाँ अगर इसे हल करते हैं इसके भाग में 1 लिख लो, यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ से आएगा 12, ठीक है। अगर 4 का भाग इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, 5 को 3 से गुणा करने पर 15, इसमें भाग जाएगा 4 बार, और ऊपर 4 है तो यहाँ कितना आएगा 64, 4 नहीं ऊपर 16 है ना, तो 4 3 बार हो गया ना, और 1 का भाग इसमें 12 बार जाएगा, ऊपर 12, इसमें से 12 घटाएंगे ये आएगा 67/12, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, ये भी सिंपल है, पर एग्जाम में आया हुआ है, आ भी सकता है। साइन 67 डिग्री लिखा हुआ है और प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है 75। ये बोला गया है कि जो एंगल है ना इस सवाल में वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। आपको इन दोनों को कन्वर्ट करना है। मुझे ये बताओ कि ये 67 डिग्री जो है या ये 75 जो डिग्री है, ये देखिए 45 से ज़्यादा है। अब इनको 45 से कम करना है तो 90 - थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन, इसे मैं लिख सकता हूं 90 माइनस कितना करना पड़ेगा इसमें 23 डिग्री, ठीक है, और इसे करना पड़ेगा सॉरी कोस 90 - 15। ध्यान से देखो, साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है। थीटा का मान कितना है इसमें 23 डिग्री, और यहाँ कोस 90 - थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, और साइन थीटा का मान कितना है 15 डिग्री। तो यहाँ जो एंगल आया ना 23 और 15, ये 0 से तो बड़े हैं और 45 से छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें ये लिखा हुआ है, ये इसमें से संख्या की जो प्रश्नावली उसमें से इसमें लिखा है कि माध्य दिया हुआ है 25.5 और बहुलक इसमें दे रखा है 27। बहुलक कितना है 27। आपसे माध्यक पूछा गया है। इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है, वो ये है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक और -2 गुणा माध्य। सबके मान रख दो। इसका मान कितना है 27 बराबर 3 गुणा माध्यक को मैं m लिख देता हूँ -2 गुणा
और ये जो माध्य है ये कितना है 25.5। ध्यान से देखो, ये 25.5 का 2 गुना कितना हो गया 51, तो 51 इस तरफ आ गया। ध्यान से देख लो, 25.5 का 2 गुना कितना होता है 51, ये इस तरफ आ गया, प्लस का हो गया, यहाँ बचेगा 3m। अब ये कितना हो रहा है हमारे पास, यहाँ ये हो गया 78, ठीक है, और बराबर 3m। 3 से ये कटता है, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 से 2 बार और फिर 6 बार, ठीक है। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास, माध्य कितना आ गया 26, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन था उसका लास्ट देखिए, और ये आप लोगों को पता है कि प्रोबेबिलिटी से आता है ना। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया है। तो ये तो आपको पहले से पता ही है, कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते 52 होते हैं। एक पत्ता निकालना है और वो निकाला गया पत्ता लाल रंग का बादशाह है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। अनुकूल अगर मैं लिखूंगा अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम है क्या वो लिखूंगा पहले तो मैं, तो यहां लिख देते हैं लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। आप लोगों को ये क्वेश्चन है ना, लगभग बच्चे सही करते हैं, लेकिन जिनको ताश की जानकारी नहीं होती है वो थोड़ा गलत कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ, बादशाह होते कितने हैं 4, उसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं। तो कितने अनुकूल परिणाम कितने हैं 2। आपसे प्रायिकता पूछी गई, आपको फॉर्मूला लिखना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है और कुल कितने हैं 52। ये 2 से एक बार कटेगा और ये 26 बार, तो फाइनली आंसर आएगा 1/26, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इसमें ये लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 375 और एक संख्या हमारे पास है 675, और इनका आपको HCF निकालना है। मैं फिर बता रहा हूँ, बुक जब एग्जाम होता है तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था HCF ज्ञात कीजिए, उसमें लिखा हुआ था मैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैसे इसका मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों को पता है कि पेपर जब छपता है तो उसमें इंग्लिश भी आती है ना, इंग्लिश भी होती है, दोनों लैंग्वेज होती है। तो उसमें ना मैसे नहीं लिखा हुआ आएगा, उसमें क्या आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो उसमें HCF आ जाएगा, वैसे पहचान लेना। अगर कई बार होता है, अगर आपको हिंदी में डाउट है तो उसे एक बार इंग्लिश में देख लिया करो। अब ध्यान से समझना, इसे इसके फैक्टर करना है ना, हमें गुणनखंड करने इसके, इसमें भाग करके देखेंगे। इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 5 और 7 कितना होता है 12, 12 और 3 होता है 15। अब 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का जाएगा, और वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भाग करने पर कितनी बार जाएगा 125 बार। यहाँ मुझे 125 नहीं 3 लिखना है। फिर बचा कितना मेरे पास 125, और 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इसे हम फाइनली लिखेंगे 3 गुणा 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। इसे ध्यान से देखो, इसमें भाग करेंगे 3 का भाग इसमें भी जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 का भाग, पहले इसमें जाएगा 2 बार, है ना, और 75 में जाएगा तो 225 आएगा, और 225 को मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 15। इसका मतलब 5 2 बार 3 2 बार। एक बात समझ लो, आप इस तरीके से करते हो तो कर लिया करो, कौन रोकता आप लोगों को, पर गलत मत करो। 3 का भाग करोगे यहाँ कितना आएगा 225, फिर इसमें 3 का भाग करोगे कितनी बार 7 बार और 5 बार, फिर 3 का भाग कितनी बार 25 बार, फिर 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग, अरे ये सेम ही तो है, यही लिखा मैंने यहाँ। 3 कितनी बार है 3 बार, और 5 कितनी बार है 2 बार, लेकिन हमें HCF निकालना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि HCF में हमेशा सेम संख्या जो होती है उसकी छोटी घात लिखते हैं। यहाँ छोटी घात 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो छोटा कौन हुआ 3 की पावर 1। 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर कितनी आएगी 2, तो ये आएगा 25 गुणा 3, इसका मतलब 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेन बात यह है कि जो एग्ज़ाम पेपर तैयार करने वाले हैं उन लोगों ने पहले से ये ठान रखा है कि हमें किसी को फेल नहीं करना है, पास ही करना है, तभी वो सिक्स्थ क्लास के क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को जानबूझ के। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें ये लिखा हुआ है a² + 9 × x² और +13x और +6a
का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। ये शून्यक की जब भी बात होती है ना, हमेशा बराबर कितना लिखना पड़ता है, 0। अब आप लोगों को पता है, ये बोल रहे हैं कि इसका एक शून्यक, वैसे आप लोगों को पता है ना, इसका एक शून्यक हम अल्फा लिखते हैं और एक क्या लिखेंगे, बीटा होता है ना, मान लेते हैं ये है। ये मैंने केवल नाम माने इनके, लेकिन प्रश्न ये बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। ध्यान से देखना, अल्फा को अगर मैं एक्स तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स हमारे क्वेश्चन में है, तो कुछ और मान लेते हैं, है ना। इसे चलिए टी मान लेते हैं। अल्फा को मैंने टी मान लिया, तो बीटा है ना वो है 1/t। ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब पहले को अगर मैं 1/t लिखता हूँ तो वो दूसरा शून्यक आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है, इसकी अगर हम तुलना करते हैं मानक समीकरण से, तो यहाँ x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले इसे मैं हल करता हूँ, x² + 13x और प्लस 6a। ध्यान से देखना, यहाँ मैं भाग करूँगा तो बताइए ये तो कट गया ना, इसका भाग इसी में करेंगे तो ये कटेगा, लेकिन 13 में तो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ आएगा a² + 9। यहाँ 6a में भी भाग होगा a² + 9 और बराबर आएगा 0। अब मुझे बताओ, अगर हम तुलना करते हैं x² - अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, तो इसे मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ। मुझे ये बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास आ रहा है 6a और बटे में है a² + 9। ध्यान से देख लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास ये आ रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर आपने इसे क्यों लिखा, इसे क्यों नहीं लिखा, तो ध्यान से समझ लेना, इन दोनों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ अल्फा और बीटा को गुणा करने पर ये टी से टी कट जाएगा, लेकिन जोड़ने पर वो कटेंगे नहीं। आप लोगों को एक समीकरण है हमारे पास, समीकरण कितनी है, ये 1 है, तो एक समीकरण से 2 चर नहीं निकल सकते हैं। इसमें एक तो चर देखो a है, इसमें t भी आ जाएगा, तो फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान से सुन लो, तभी मैं इसे यूज कर रहा हूँ। बताओ अल्फा का मान कितना है मेरे पास, t है, और बीटा का मान कितना है, 1/t है। बीटा का 1/t बराबर 6a और बटे में a² + 9। t से t कटेगा एक बार। अब a² + 9 को 1 से गुणा करूंगा तो ये आएगा a² + 9 और बराबर कितना है, 6a। 6a को यहाँ लेकर आओ तो यहाँ आएगा a² - 6a और प्लस 9 बराबर 0। बराबर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 बचा है। इसे मैं लिख सकता हूँ a² - 3a और प्लस 9। -3 - 3 -6 हो गया, इन दोनों में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ आएगा a - 3, यहाँ -3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ 1 प्लस के पास कितने माइनस है, 2, तो 1 बाहर आ गया, 1 अंदर बचेगा, और 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, बराबर 0। यहाँ a - 3 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा a - 3 बराबर 0। ये दोनों सेम है, किसी एक को 0 कर लेते हैं, बराबर 0, तो a बराबर आएगा हमारे पास 3। पहले भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अच्छा ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसे अल्फा प्लस बीटा से हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप देखते रहिए RNT स्कूल सरदार से। धन्यवाद।